स्थान जो है ये किस जगह। ठीक है, नमस्कार प्रेम जी। जी नमस्कार। लगता है सर्दी के बीच में है इस समय। आ, बिल्कुल बिल्कुल। हम आग तापते हुए हैं। अरे भारत में आप आग ताप रहे हैं, मैं एक टी शर्ट पहन के बैठा हूँ मुंबई में इस हाँ, समय। और कुछ 2 दिन पहले दिल्ली में था, वहां पे मैं भी आग ताप रहा था। यही हाल है हमारा तो। कई दिनों से ऐसे ही कर रहे हैं। तो प्रेम जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस बात में। इसको हम फायर साइड, एक्चुअली फायर साइड टॉक कहते हैं। और आज सच में फायर साइड टॉक ही हो रही है आपके साथ में। जी अ, जी या आपके आपका जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है ये? ये बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश। माने उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कहलाता है ये। हाँ हाँ। बल्कि दक्षिणी पश्चिमी भी कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान भी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। अच्छा, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा करीब आ गया आपका, ये राजस्थान से एक- जुड़ा है तो। हाँ, राजस्थान से भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश से इलाहाबाद के पास में जुड़ा है। तो अच्छा दक्षिणी हिस्सा में ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है ये। विंध्य पर्वत अच्छा श्रेणी के नीचे है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे आप कितने समय से कार्यरत हैं, मैं ये तो बाई संस्थान? बर्थ यहीं से हूँ। अच्छा, बाय मेरा बर्थ। जन्म यहीं हुआ है। और ये संस्थान जो है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, कब से आपने इसकी स्थापना करी है? ये देखिए, संस्थान ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये संस्थान है। मैं किसान हूँ। और 2007-8 या 10 कह सकते हैं, 10-7 के बाद से मेरे ऊपर कुछ ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ाव हो गया पूरे देश भर में, और पूरे देश से लोग आने लगे, तो उन्होंने कहा कि एक संस्थान की ज़रूरत है। तो अ, एक नाम देना था। तो पहले मानवीय शिक्षा संस्थान करके ऐसा दिया। हाँ हाँ। और फिर इसके बाद 2010-11 से जो खेती हम करते हैं, उस खेती को समझने के लिए लोग आने लगे। उसको हमने आवर्तनशील खेती नाम दिया। तो ओह, जो पहली मीटिंग इंटरनेशनल हुई, तो उसमें 7 देशों के लोग थे, और उन्होंने तय किया कि एक इंटरनेशनल नाम होना चाहिए इसका। अच्छा। तो फिर इसको हमने ह्यूमन एग्रेरियन सेंटर कर दिया। तो बहुत। ये फॉर्मल है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ नाम हाँ हाँ। लेने के लिए नाम है, बस। हैं किसान हम। जी। सो और खुश नहीं रहते परिव हैं। अच्छा, तो तो ह्यूमन एग्रेरियन जो आप इसका जो क्या कहते हैं, जो फिलॉसफी है आपके प्रोजेक्ट की, आपकी जो यहाँ पे जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या जी, फाउंडेशन क्या ये है? जी फिलॉसफी है इसके पीछे, सह अस्तित्ववाद। तो सह अस्तित्ववाद दरअसल अ, ईश्वर और पदार्थ दोनों का सह अस्तित्व है, इस मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक के जितने दर्शन हैं, वो पदार्थ को ईश्वर से निकला हुआ और उसी में समा जाने की कोशिश करते हुए के रूप में व्याख्याएं उपलब्ध हैं ईश्वरवादी दर्शनों में। हम्म तो तमीम तमाम तरीकों से उसका कॉम्बिनेशंस है, दिया गया है। हम्म हम्म एक वो हम बहुश्यामी, और फिर वो ब्रह्म ही बहुत हो गया, और बाद में उसको समा जाना है। हम्म दूसरा, भौतिकवादी दर्शन ईश्वर को नकार कर कहते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से बना है, और हम्म इसके संचालन स्वतः होता है। इसमें किसी बाहर से इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और बाहर से ये कुछ ले नहीं रहा है। ईश्वर को नकार के चलते हैं। तो ये पूरा हम्म संसार एक बड़े धमाके से हो गया, और परमाणुओं के अंदर एक द्वंद है, और परमाणुओं के मध्य एक द्वंद है। उस द्वंद से ये पूरा संसार चल रहा है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से। और हम्म ये दर्शन अकेले दर्शन नहीं होते हैं। दर्शनों के आधार पर परिवार व्यवस्था, नैतिक चिंतन, समाजशास्त्र और राजनीति भी बनती है। जो अभी हम्म पूरे विश्व में हम जो राजनीति का स्वरूप, अर्थशास्त्र का स्वरूप, समाजशास्त्र का स्वरूप
और नैतिकता के आधार उसी दर्शन से आते हैं। उसी से आता है कि हम कमजोर को लूट सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। प्यासे को पानी बेच सकते हैं, भोजन बेच सकते हैं, और पानी की कोई कीमत नहीं है, उसके प्यास की कीमत है। ये वहीं से आता है, उसी दर्शन से आता है। इसी तरह जो ईश्वरवादी दर्शन रहे, उन्होंने कहा कि ईश्वर से ये पैदा हुआ है, ईश्वर इसको चला रहा है और ईश्वर इसको एक दिन खत्म कर देगा। तो इस बात से ये भी सहमत हो गए, ये खत्म हो जाएगा, और जिसको हम पहले से खत्म होने वाला मान लेते हैं, तो उसके साथ रहने का तरीका कैसे विकसित कर सकते हैं? तो इसके आधार पर भी कोई समाजशास्त्र नहीं निकला, कोई अर्थशास्त्र नहीं निकला, कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं निकले, बल्कि निकला ये कि जो भौतिकवादी को कर्म करेंगे, उसमें ये चुप रहेंगे बस, क्योंकि ये भी माया है। इससे हुआ ये कि कोई व्यवस्था बन नहीं पाई। तो ये तीसरा एक सिद्धांत आया जिसको सह अस्तित्ववाद कहते हैं, जो दोनों के अस्तित्व को स्वीकारता है, पदार्थ के भी और ईश्वर के भी, और दोनों साथ साथ रहते हैं। और पदार्थ के होने का कारण है उसके अंदर ईश्वरत्व के गुणों का आ जाना। उस क्रम से पूरा संसार सजा हुआ है, और यही इस दर्शन का आधार है। तो उस माने हमारे अंदर मानवता के श्रेष्ठतम गुणों को पाने के लिए हर जीवन में प्यास है, सत्य को, न्याय को, धर्म को। इसी तरह जो पदार्थ है, पदार्थों से मिलकर जो पेड़ पौधे बने हैं, पेड़ पौधों से ही विकसित होकर जीवों के शरीर और मनुष्यों के शरीर जो बने हैं, ये भी एक व्यवस्था से ही चलते हैं। इसके अध्ययन की जरूरत है। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इसके साथ जीने का स्टाइल नहीं तय कर पाएंगे। और आवर्तनशील खेती इसी दर्शन पर आधारित है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ये मनुष्य, इन चारों के बद्ध, इनका अध्ययन करते हुए, इनके साथ कोरिलेशन को पहचानते हुए, इनमें उपयोगिता और पूरकता के सिद्धांत को स्थापित करते हुए, पूरे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए, मानव में मानवता के गुणों को बनाए रखते हुए व्यवस्था में रहने का नाम ही आवर्तनशील खेती है। ये इस पूरे हमारे किसानी के जो तरीका है उसका दार्शनिक आधार भी है, और हमारे संस्थान का जो नाम है उसका भी दार्शनिक आधार है कि एग्रेरियन का मतलब होता है गांव की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये तीनों चीजें कवर होती हैं। इकोनॉमिक्स भी, समाजशास्त्र भी और पॉलिटिक्स, तीनों कवर होती है। इसको एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं। इसीलिए एग्रेरियन शब्द लिया, और उसका हमें हिंदी में इसका इतना दमदार कोई शब्द मिला नहीं, इसलिए हमने ह्यूमेन माने मानवीय, एग्रेरियन माने ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक चीजों को व्यवस्थित करने वाला सेंटर, तो समझाने वाला सेंटर। तो एग्रेरियन वर्ड जो आया है, उसका रूट क्या है? अगर तो एग्रीकल्चर और एग्रेरियन, ये दोनों में आपस में कुछ एक ही रूट लगता है इनका, तो हो सकता है हो, रोमन का है ये, लेकिन मुझे हिंदी में कोई इतना दमदार शब्द और व्यापक अर्थों में को देने वाला शब्द नहीं मिला। एक शब्द है देहात। जैसे एग्रेरियन सोसाइटी मतलब कृषि आधारित समाज, वो मे भी ऐसा हो। हाँ, तो वो ऐसा शब्द, तो मैं वो उस चीज को लेके चलना, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ आपके इस बात से, क्योंकि अब एग्रीकल्चर की बात नहीं होती है, फार्मिंग की बात होती है। फार्मिंग जो है वो सही कहते हैं, अब सही बात है। फार्मिंग तो एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, उस कल्चर का एक छोटा हिस्सा है फार्मिंग, जिसमें बहुत कुछ छोटा, तो इकोनॉमिक्स का। वो इकोनॉमिकल पार्ट हो गया उसका। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, फार्मिंग है एग्रीकल्चर की। तो जी और इसी वजह से ये सेंटर के अंदर मेरा विशेष दिलचस्पी भी है, और मेरी क्या कहते हैं, रुचि है इसके अंदर। आप जो काम कर रहे हैं इसमें, मुझे ये जानना है
प्रेम जी की किस तरह से नए लोग इसमें आ सकते हैं या आते हैं और सीखते हैं, या क्या कैसे समय अपना यहाँ पे आपका क्या किस तरह से आप उनको आगे बढ़ाते हैं लोगों को? अ, अभी तक तो हमारे यहाँ कोई ना कोई लड़के रहते रहे हैं और सीख कर समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के पचासों हो गए हैं। हम्म। इस साल से हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से 10 ऐसे समाज से निष्कासित बच्चों को, जो हाई स्कूल इंटर फेल हो गए हों, ऐसे बच्चों को साथ में रखने का प्लान किया है। हम्म। उनसे हम कोई खाना खर्चा नहीं लेंगे, हमारे साथ मिलके खेती करेंगे। 10-12 बीघे ज़मीन और हम बटाई बटिया और हमारा किराए में मिल जाते हैं, उसको हायर करेंगे, उसी से अपना दाना खाना निकाल के आराम से रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। तो क्या क्या लगता है आप, मतलब उनके बारे में थोड़ा और विस्तार में बताइए कि किस तरीके का प्लान शेड्यूल उनके साथ में आप पूरा शेड्यूल खेती का है पूरे साल भर का, और पूरे वो किसानी के आधार पर जी पाएँ ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यह कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि पूरी तृप्ति के साथ यदि कोई धरती में जी सकता है तो वो किसान, बाकी तृप्ति के लिए ढूंढते हुए जीते हैं, और हम्म। किसान तृप्ति पूर्वक जीता है। वो तृप्ति पूर्वक जीने का मतलब ही है कि मनुष्येतर इकाइयां हैं जितनी, उनके हम्म। साथ रोज रोज हमारा साबका है, सबके बारे में हित चिंतन करते हुए, मानव जाति के, मानव पूरी मानव के कल्याण का चिंतन करते हुए नित्य जीवन गुजारना और तृप्ति पूर्वक रहना। उस तृप्ति शब्द को छोटा मोटा शब्द नहीं है ये, आर्थिक हम्म। रूप से भी सामाजिक सिक्योरिटी महसूस करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरा तृप्त है, आर्थिक रूप से सस्टेनेबल है, उसको चिंता से मुक्त है, अगली पीढ़ियों के लिए भी चिंता से मुक्त है कि खाना कहाँ से आएगा, हम्म। और स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय अपने आस-पास पैदा करना जानता हो। हम्म। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, उत्पादन और विनिमय, इन पाँचों चीज़ों को कैसे शुरू कर दे, ये कैपेसिटी उसके अंदर आ जाए। तो हम ऐसे लोगों को हम्म। नहीं रखना चाहते हैं कि जो बने-बनाए में जीता हो। आज की तारीख में ज़रूरत है कि हमें जीने के लिए अपना सब कुछ तन, मन, धन अर्पित करके ऐसे समाज के निर्माण के लिए हम्म। की मानसिकता तैयार करनी है। बाकी पीछे-पीछे जीने के लिए तो बहुत सारे लोग आए ही हैं। मतलब हमारे ही आस-पास सब हो गया है पूरा। लेकिन हमें ऐसे कुछ अभी उसका हमारे अंदर उत्साह ऐसे बना कि अभी तक जो लड़के हमारे पास रहे, अगर हम्म। 5 साल रुक गया, दुनिया कोई ताकत उसको लालच नहीं दे पाएगी। दुनिया में उसको वो 500 तरीके से आपको सिद्ध करके बताएगा कि वो श्रेष्ठ जीवन जी रहा है, सरल जीवन जी रहा है, मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम का नहीं है, ठसके के साथ खा पी रहा है, अपना घी है, हम्म। अपना दूध है, अपना मक्खन मलाई, सब्जी भाजी सब अपनी है, और सब 1 बीघे से आधे बीघे से हो जाता है, इसके लिए बड़ी चिंता विंता करनी नहीं है। हाँ हाँ स्वास्थ्य हाँ। की चिंता नहीं है क्योंकि हमें बीमार ही नहीं पड़ना है, और दिन भर हमसे जो भी मिले उसके अंदर एक स्पार्क पैदा करने की ताकत आ जाए, ये उस कोर्स का हमारा लक्ष्य है, और अभी तक हुआ है, यही इसी वजह से ये उत्साह बढ़ा है। बहुत खूब, स्वनायक और जननायक एक साथ अपने भी। हम उसकी 4 कैटेगरी मानते हैं। हम्म। स्वायत्त मानव यदि परिवार मानव बन जाए, तो परिवार वह स्वायत्त मानव, परिवार मानव, व्यवस्था मानव। तो व्यवस्था मानव तक ले जाना है उसको। इस्तेमाल तक जो उसको चीज को व्यवस्थित कर सके, मानव अपने समाज को, अपने लोकल स्थानीय समूह को। अच्छा, मैं इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ आपके पास में कुछ काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, या किस तरह से आप उनको इन्वॉल्व करते हैं अपने संस्था में, प्रोजेक्ट में? कुछ ऐसा जी, सोचा है? बताइए। जी। हाँ। देखिए, एक सिद्धांत है सह-अस्तित्ववाद में कि व्यक्तिवाद कभी भी सफल नहीं होगा। महिला अकेले व्यक्ति है, पुरुष अकेले व्यक्ति है। व्यक्ति का समन्वय परिवार में होता है, और परिवारों का समन्वय समाज में होता है, समाज का समन्वय अखंड समाज में या विश्व में होता है।
यदि हम स्त्री और पुरुष को कोई ऐसा रूप देना चाहते हैं कि पुरुष की तरह स्त्री हो जाए, स्त्री की तरह पुरुष हो जाए, वो कॉम्बिनेशन फेल हो चुके हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल, हाँ। स्त्री के बराबर पुरुष हो जाए, पुरुष के बराबर स्त्री हो जाए तो शारीरिक रूप से भेद तो बना ही रहेगा, कोई भी कुछ भी कर ले। शारीरिक क्षमताओं में अंतर बना रहेगा, यहाँ तक कि बौद्धिक क्षमताओं में भी अंतर होता ही है। 2 व्यक्तियों में होता है, स्त्री-पुरुष की तो बात छोड़ दें। लेकिन दोनों स्त्री और पुरुष एक परिवार के लिए अर्पित हो सकते हैं। वहाँ पर दोनों की बराबरी हो जाएगी और हम बराबरी की बात नहीं करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री होने की बात करते हैं। ये बराबरी शब्द कंपटीशन के पास ले जाता है। कंपटीशन इज नॉट, ये कोई स्वभाव नहीं है मनुष्य का, कॉम्प्लीमेंट्री होना स्वभाव है मनुष्य का, पूरक होना। तो पूरक होकर परिवार के लिए जिए, इसी में स्त्री और पुरुष दोनों की बराबरी है। कानून में एक कमी है, जो व्यक्ति की जमीन कहता है। आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि 1793 के पहले इस देश में व्यक्ति की कोई जमीन ही नहीं होती थी। नहीं होती थी, हाँ, हाँ, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बाद आया। अब हाँ, हमारी बुद्धि खराब हो गई देश के लोगों की कि भैया परिवार के नाम अभी करो ना जमीन, हाँ, हाँ, फैमिली कोडिंग कर दो, परिवार बढ़े तो उसके कोड बढ़ाओ और पूरी प्रॉपर्टी परिवार के नाम होगी, ना पुरुष के नाम होगी, ना स्त्री के नाम होगी, बवाल ही खत्म। केवल अधिकार को लेकर ये कम्युनिस्ट और जो संघर्षवादी भौतिकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको बड़ी चिंता है। उनको चिंता नहीं है जिनके लिए आप ये पूछ रहे, मतलब ये सोच रहे हैं। वो खूब आनंद में है, अपने पति से मार खाकर भी उन आनंद में है, और सिक्किम वगैरह में जाइए तो पति अपनी पत्नियों से मार खा के आनंद में है। भाई आप बराबरी का मानक देखिए ना, आप बंगाल से कितना, देखिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में इस बात का एक बड़ा विवाद हुआ जिसको छुपाते हैं लोग। वशिष्ठ के इलाके में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, परिवार का मुखिया पुरुष, राजा का बेटा राजा, और हर गांव में एक राजा और पुरोहित का प्रतिनिधि। इस बात का विरोध विश्वामित्र, अगस्त्य, अत्रि, वाल्मीकि उस जमाने से कर रहे हैं जब ये लोग वहां से ये विचारधारा आ रही थी। तो विश्वामित्र ने बंगाल से, जो दरभंगा है माने द्वार बंग से लेकर, जहां से बंगाल का शुरुआत है, वहां से लेकर पूरब की तरफ जितना जितना पूरब में चले जाएंगे स्त्री प्रधान समाज व्यवस्था आएगी। ये विश्वामित्र का प्रयोग है। और बंगाल से बाईं तरफ माने पश्चिम की तरफ जहां तक चले जाएंगे आप पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था पाएंगे। पुरुषों की प्रधानता वाला इलाका है ये, क्योंकि यहाँ इन्वेजन बहुत हुआ। और दक्षिण में राम और सीता दोनों गए तो वहां पुरुष स्त्री बराबरी का एक माहौल बना दिया उन्होंने। तो पूरे देश को ये सतलुज की पहाड़ी से लेकर विंध्याचल की पहाड़ी का एक श्रृंखला बनाइए। नीचे एक कल्चर है और पूरब की तरफ दूसरी कल्चर है और पश्चिम की तरफ दूसरी कल्चर है। पश्चिम का तरफ माने हमारे जहां हम बैठे हैं, बंगाल से पश्चिम अर्थात अफगानिस्तान तक पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था। तो यह तो लंबी लड़ाई है। हाँ, तो आपकी संस्था में जैसे आपने बोला कि 10 व्यक्तियों को आप लेके आएंगे, तो इसमें सिर्फ पुरुष हैं या मिक्स है या कुछ मिक्स है। हमें मिक्स? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है। हमारे पास इसका कोई अभी एक वीना जी हैं दिल्ली से, उनका फोन आया है, वो करना चाहती हैं। तो अच्छा, हमारे लिए तो सबके लिए स्वागत है। ओके। एक अच्छी, जैसे हम अगर आपकी संस्था को एक फार्म वर्सिटी माने, अगर हम इस तरीके के जितने भी संस्थाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं उनको कहता हूं एक फार्म वर्सिटी है, तो एक अच्छी फार्म, हमारे देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं, किसी ना किसी को सिखा रहे हैं। एक अच्छी फार्म वर्सिटी के लिए क्या होना जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए क्या ये तो बड़ा चीज, ये इसको क्वेश्चन है। इसको इसको ऐसे कई लोग देखेंगे जो शायद फार्म वर्सिटी बनाएंगे, आपसे प्रेरित होंगे, सीखेंगे, तो कुछ उनके लिए 2-4 बातें कि बनाते समय किस चीज का ध्यान रखें ताकि एक संवेदनशील समाज हमारा तैयार हो आगे। एक तो देखो, डॉक्टर साहब को दे देना। एक तो
देखिए, सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी हर जगह हो। अभी तक हम जो पूरी दुनिया में इतिहास पढ़ाते हैं, उन आतताइयों का इतिहास पढ़ाते हैं जिन्होंने मानवता की हत्या की, माने हम्म। सारे राजा। तो हाँ इनको हाँ। किक करना पड़ेगा। इनको पढ़ाने हम्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जितनी पीढ़ी तक पढ़ाते जाएँगे, उतना ही समाज में द्वेष और दिमाग में कचरा बढ़ता जाएगा। इसने इसको हम्म। लूटा, उसने उसको मारा, इसने ये जीता, उसने हारा। हम्म। तो एक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी हमने अपने फार्म में बना रखी है, जो हाँ बहुत खूब। इसी हाँ इवोल्यूशन थ्योरी के आधार पर है कि जो जैसे ही धरती में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य ये सब विकसित हो गए, तब मनुष्य आया। और हाँ। जैसे ही मनुष्य आया तो उसको बियाबान जंगल मिला। हम्म उस जंगल में लाखों साल उसने इस बात को बिताने में लगाया कि कौन-सा फल खाने योग्य है, कौन-सा फल नहीं, किस वृक्ष से कैसे डील करें, किस पशु से कैसे डील करें, लाखों वर्ष। हम्म। जब स्टोन एज में आते-आते आग के आविष्कार किया और आग उसके हाथ में आते ही काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इसको जल्दी-जल्दी भूख लगने लगी। दिन भर में अब 3 बार खाने की ज़रूरत होने लगी। हम्म। भून-भान के खाने लगा, तो उसके पूरे स्वभाव में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, कार्यकलाप में परिवर्तन आई। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसको चैलेंज था कि अब बच्चों को 3 दिन भर में खाना खिलाना है हमें। तो उसने हम्म। बहुत जल्दी-जल्दी और जल्दी किया, तो जो वो लाखों वर्षों में कर पाया था, अब हज़ारों वर्षों में करने लगा और हम्म। धरती के सभी पशुओं को अपने नियंत्रण में ले लिया उसने। धरती का हम्म। एक भी पशु ऐसा नहीं है जिसके बारे में मनुष्य जाति नहीं जानते हैं, किसको पालना है, किसको नहीं पालना है, पालकर क्या उपयोग करना है, किससे खेती करानी है, किससे दूध निकालना है या किससे क्या हम्म। मांस खाना है, सब हम्म। उसने व्यवस्थित कर लिया। इसको नियोलिथिक एरिया कहते हैं लोग। हम्म। और उसके पहले जब आग आग खोजी, तो उसको गाँव-गाँव पहुँचाया उसने। अभी भी होली का त्योहार हमारे यहाँ घर-घर आग पहुँचाने का त्योहार के रूप में ही स्मरण किया जाता है। हम्म। लेकिन आज भी हमारे यहाँ आग नई की जाती है, माने पुरानी आग को गाँव के बाहर जाते हैं नाचते-गाते हुए लोग और पुरानी आग को वहाँ पर विसर्जित करते हैं और नई आग एक-दूसरे से शेयर करके जो होली में जलाई जाती है। हम्म। और उस समय से ये प्रथा चली आ रही है, जब आग का आविष्कार हुआ था। हम्म। हेलो। कल कला Yeah, I think he's frozen. इज फ्रोजन है। वीडियो चला गया। आप वीडियो पॉज कर दीजिए। रिकॉर्डिंग पॉज होता है कि शट डाउन होता है? हेलो। चल रहा है। आ जाएगा। आप मुझको सुन पा रहे हैं? मेरे यहाँ से तो चला गया था ये। अब मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपका थोड़ा फ्रीज हो गया था यहाँ। ये- तो मैं जिसको जल्दी-जल्दी कर देता तो हूँ। हाँ, तो मैं सवाल में वापस आता हूँ कि कैसे दो चार जैसे ह्यूमन सेंट्रिक हिस्ट्री जो है अपना मानव इतिहास ना, जो है ना वो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, मानवता केंद्रित। मानवता। मानवता के विकास में आग का सहायक हुआ, पशुओं को हाँ। नियंत्रित किया। फिर जब धातु युग आया तो उसने वो बनाना शुरू कर दिया, हथियार माने हल वगैरह, बख्तर वगैरह। तो फिर परिवार बना। फिर परिवार माने जैसे ही हल का आविष्कार हुआ तो समाज बन गया। हल में जितने अंग होते हैं, एक-एक अंग एक-एक समाज का परिचायक है, तो पूरा समाज बन गया। इसीलिए हम लोग अभी अपने गाँव को देहात कहते हैं। देहात का हम्म। मतलब जो देह की तरह रहते हैं। जैसे देह रहती है, हाथ अलग, पाँव अलग, नाक अलग, आँख अलग, लेकिन काम सब अलग-अलग करते दिखाई देते हैं और एक देह को पुष्ट करते हैं। इसी तरह हम गाँव को पुष्ट करते हैं, देह को। बहुत गाँव खूब। हमारा बहुत देह की सुंदर। तरह था। और बहुत इसी सुंदर। से ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की परिकल्पना आर्यों ने की, वो इसी गाँव में को देखकर उनके दिमाग में ये बात आ गई।
तो माने पूरा गांव हमारा एक परिवार की तरह रहता है, माने शरीर के विभिन्न अंगों की तरह एक एक वो ये व्यवस्था हुई। और हल के आविष्कार का अब कहाँ है इसकी हिस्ट्री में हल के आविष्कार का? खुरपी के आविष्कार ने अभी तक अगर हमारे कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया होता तो हम नदियों के किनारे या झरनों के किनारे पड़े होते। कहाँ है उसकी वही बात, हिस्ट्री? बिल्कुल सही बात, है ना? बिल्कुल सही कहाँ बात है? है। अगर खुरपी का हंसिया का नहीं होता तो अभी खाना बदोश घूम रहे थे यूरोपियन की तरह, आज तक नहीं ससुर वो कहीं स्थिर हो पाए हैं। खाने के लिए बिल्कुल इधर उधर सही। लड़ते झगड़ते रहे, पहले दूसरे तरीके से लड़ते थे। है असली हाँ चीज हाँ। भूख की लड़ाई। हम्म। पहले अपने यहाँ का लूट पाट के खा डाला, खेती विकसित नहीं की, तो लूट लूट के खाएंगे तो कभी ना कभी वो खत्म होगा। तो उनको अलग अलग देश, अमेरिका पूरा चट कर गए, ऑस्ट्रेलिया पूरा चट कर गए, तब भी अभी पूरा नहीं पड़ा है उनका। तो वो तो खेती सीखनी पड़ेगी, उनको सिखानी पड़ेगी। तो इस तरह से मानवता का इतिहास, और जैसे ही गांव विकसित हुआ वैसे ही एक गांव के लुटेरों को लुटेरा कहते हैं और 100 गांव के लुटेरे को राजा कहते हैं। राजाओं का उदय हो गया। राजाओं का तो तो। राजाओं का उदय हो गया, और जब से राजयुग आया तब से 5 छाती की कीलें हम ढो रहे हैं। हम्म। एक छाती की कील पहली, टैक्स लूट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का, टैक्स के नाम से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का आज तक प्रयास जारी है वो लूट, लोगों की कमाई का छीनना। लेकिन उसके तर्क देते हैं, हमको उनके खिलाना है, इनको अनुत्पादक लोगों को बांटने के लिए, अपनी सेना को बांटने के लिए, अपने लोगों को बांटने के लिए, हम ही को लूटने के लिए हमारे ही टैक्स लेते हैं, और उस लूट का नाम टैक्स देने की कोशिश कर रही है। वैसे तो दूसरा हफ्ता वसूली लूट, जैसा ही है। दूसरी छाती, हाँ, और दूसरी छाती की कील राजयुग से आज तक ढो रहे हैं। जिसकी जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा राजा। अब ये सेना हम्म। कहां से आई? हमारे ही बच्चे, किसानों की ही बच्चे सेना में गए। तो दूसरी छाती की कील आज भी हम ढो रहे हैं। सेना क्यों होनी चाहिए इस संसार में? ये प्रगति है कोई सेनाओं का बनाना? अब तक तो हमें सेना विहीन हो जाना चाहिए था। तीसरी बिल्कुल। छाती की कील, अगर परिवार का एक अंग चला जाएगा सेना बनने के लिए तो बिटिया क्या करेंगी? तो हमारी ही हम्म। बहन बेटियां सब वेश्यावृत्ति में गई। तो हम्म। परिवार टूटने से जब सेना बनी तो वेश्यावृत्ति, इन्हीं राजाओं के युग से छाती की कील ढो रहे हैं हम। और चौथी छाती की कील है, चौथी छाती की कील है यार, ये तो जा रही है बैठी। चौथी छाती की कील अभी हमारे अंदर है कि जहां बहुत सारी वेश्याएं रहेंगी, राजाओं के प्रतिनिधि रहेंगे, किसान रहेंगे, वो सॉरी व्यापारी लोग रहेंगे। राजकाज का ऊपर वाली बटन यार, हाँ बस, राजकाज करने वाले लोग रहेंगे। तो इनको, इनके लिए दाना पानी पहुंचाने वाला बनिया पहुंच ही जाएगा। तो शहरों का विकास, शहरों की परंपरा इन राजाओं ने डाली। तो चौथी छाती की कील ये शहर आज भी हम ढो रहे हैं। और पांचवी छाती की कील कि राजा का लड़का ही राजा होगा, या राजा जिसको मनोनीत कर दिया जाएगा वो राजा होगा। तो ये पांचवी पॉलिटिकल सिस्टम हम अभी ढो रहे हैं। अभी लोकतंत्र में भी राजयुग ही है। तो लोग इसमें, लोक राजतंत्र में क्या होता था कि राजा और उसके सपोर्टर होंगे, और जो काम करने वाले लोग हैं वो सब प्रजा हैं। माने अगर हम काम करते हैं तो हम प्रजा हैं, और जो बेकाम के लोग हैं वो सब राजा हो गए। वो हमको डील करेंगे, नहीं डील करेंगे तो उनके पास सेना है वो मारेगी, उनके पास पुलिस है वो पकड़ लेंगे, उनके पास कानून की ताकत है जेल में डाल देंगे। 5 छाती की कीलें आज तक। आप चले गए क्या? नहीं, मैं हूँ आपके साथ हूँ सर। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, फिर इसके बाद राजाओं के सपोर्ट के लिए ईश्वरवादी लोग आ गए। और दुनिया के सारी ईश्वरवादी लोग एक ही तरह के हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू हो। सब के सब कहते हैं कि इस धरती को किसी एक ईश्वर ने बनाया, वही ईश्वर इसको पाल रहा है, जब चाहेगा इसको खत्म कर देगा। और सिद्धांत के रूप में सब एक, और सब राजा के सपोर्ट में खड़े हो गए। तो वो जो अभी लूट, टैक्स के रूप में लूट रहे थे, इनके लूटने का तरीका है दान।
हम्म, और ये भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और इन्होंने एक और नई चीज करी कि पूरा समाज जो बिल्कुल बराबरी से, चाहे लोहे में काम करने वाला, हम्म, लकड़ी में काम करने वाला, मिट्टी में काम करने वाला, सारे लोगों को ऊंच नीच की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इन लोगों ने। छठवीं छाती की कील इन्होंने ठोक दी। अब 6 छाती की कीलें लेकर हम चल रहे हैं। इनको नकारा विज्ञानवादियों ने। विज्ञानवादियों ने इनके सारे सिद्धांतों को प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, हम सब जानते हैं। हम्म, और डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के आने के बाद किस तरह से विकासवाद का सिद्धांत आ गया, हाब्स ने कैसे समाजशास्त्रीय संरचनाएं की, मैकियावेली ने कैसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप किए, तो इन सारी हम्म, चीजों को नो चैलेंज पैदा कर दिया और राजा के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम अगर इन चर्चों के साथ रहोगे तो हम तुमको मार देंगे। तो राजा आ गए इनके साथ में और उन्होंने चर्च को और ये धार्मिक चीजों को उनको अलग कर दिया। हम सब इतिहास से परिचित हैं। और 19वीं शताब्दी से एक लोकतांत्रिक प्रणाली मैकियावेली ने जो कहा था कि कोई रानी के पेट से ही राजा नहीं पैदा हो सकता, जनता से चुना जा सकता है। तो अब जनता से चुनकर राजा बनने लगे हैं। देखने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम वही हम यूज कर रहे हैं जो राजयुगीन था। माने ऊपर एक राजा होगी और नीचे हम प्रजा होंगे और इस पर काम करने वाले माने वो तो अभी जो रानी के पेट से लड़का पैदा होता था, अब हम अपने बीच से चाहे जैसे आदमी को चुन के भेजते हैं, हमारे साथ वो आज भी राजा की तरह का ही व्यवहार करता है, राजा की तरह का ही व्यवहार करता है। तो क्योंकि इस पॉलिटिकल सिस्टम वही है। तो इस सोच को हम अपनी ठीक है ना। फार्म वर्सिटीज में। अब इसके बाद मैं क्यों बता रहा हूं, अब आखिरी आ गया है, थोड़ा धैर्य रखें। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा धैर्य रखें। हम्म, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने की बात करनी है और ये पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना ही ग्राम स्वराज्य है। मैं समझा। इसका हर यूनिवर्सिटी में, हर एग्रेरियन सोसाइटी में अगर इसका लाइव लाइव इतिहास नहीं होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है। लो, लोकतंत्र के नाम पर भयंकर शासन तंत्र है ये हमें समझ। किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हम्म, ठीक है ना। मैं किसानी समझा इस बात को। किसान और किसानी जीवित ही नहीं रह सकती इस केंद्रीकरण के माहौल में। इसीलिए किसानी हम्म, मर रही है, किसान लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। मैं आपको 2 वीडियो और लिंक करूंगा। अभी हाँ जी। पॉडकास्ट कुछ लोगों ने किया था, उसमें ये सारा डिटेल में आ गया था, आप देख सकते हैं उसको। तो ये मेरे जरूर। कहने का फार्मर्स टीम में एक चीज। और फिर समाधान वाला हिस्सा क्या है? समाधान वाला कैसे खेती और अपने आसपास हम सामाजिक, आर्थिक और न्याय की व्यवस्था को बिना पैसे के ले सकें, ऐसा एक माहौल बना देने से ही खेती जिंदा रहेगी, मानवता जिंदा रहेगी और हमारी भर नहीं पूरे विश्व की मानवता जिंदा रहेगी। अभी एक बहुत अच्छी किताब लिखी है उसने, अलेक्जेंडर डगिन ने, फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी। उसने पूरे विश्व के जितने राजनीतिक रूप से लोग जिए हैं उनका पूरा निष्कर्ष दे दिया है कि कहीं पर लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। तो इसको कहीं से तो बदलना चाहिए और भारत के उससे अच्छा कहां से आएगा? क्योंकि हम एक स्तर तक जिए हुए लोग हैं, हमारे पास इसके संस्कार हैं लोगों के पास। तो खैर, तो एक चीज ये। दूसरा, ज्यादा उत्पादन से कोई किसानों का लेना देना नहीं है, समृद्धि से लेना देना है। तो समृद्धि देने वाली प्रक्रिया, उसको हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। उसके मूल में 6 चीजें हैं। पहली चीज है, जितना खेत में पानी लगना है उसके प्रोपोर्शन में तालाब या ऊपर वाला पानी इकट्ठा करना। धरती के नीचे का पानी अपराध है, मानव का नहीं है। दूसरा स्टेप है, एक निश्चित प्रोपोर्शन में पेड़ पौधों को होना, क्योंकि वायु संतुलन के बिना जीवंतता ही नहीं रह जाएगी। तो 1/3 हिस्से में बाग या वृक्षों की खेती अनिवार्य है, नहीं तो हम, उसका दूसरा भी कारण है, उसको आगे आके बताएंगे। तीसरा, 1/3 हिस्सा पशु पक्षियों का है। तो ऐसा हम खेती का तरीका विकसित करें जिसमें पशु पक्षियों को 1/3 हिस्सा उनके चरने की, उनके चारा उगाने की, उनके लिए अनाज उगाने की, जो भी वो खाते हैं उसको उगाने के लिए प्रबंध करें।
चौथा स्टेप है जो भी शेष बचे उसमें अपने परिवार के लिए खेती करना है, बाजार से न लाना है न बाजार के लिए खेती करना है। तो अपने परिवार से के लिए, क्योंकि ये पुरखों ने ये जमीन ये खेत इसलिए नहीं दिए थे कि हम इससे बेच के ऐश करेंगे, हमें इसलिए दिए थे कि हमारे बच्चे भूखों न मरे। तो उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना। और पांचवा स्टेप है जो हमसे बचे उसको प्रोसेस करना। बिना प्रोसेस किए जो भी किसान बाजार में कुछ देगा वो सारी संभावनाओं को बेच देता है। तो उसको प्रोसेस करना और प्रोसेस करके सीधे उपभोक्ताओं को देना, बाजार को बाईपास करना। छठवां स्टेप है हमारी जो भी आमदनी हो, 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए, इतना अनाज उतना अनाज, हमारे पड़ोस में बांट कर खाना। अगर हमारे पड़ोस में न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा रोजगार से वंचित व्यक्ति है वो हमारी जिम्मेवारी है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें जोड़ें। ये 6 स्टेप की खेती का नाम ही आवर्तनशील खेती है और इस 6 स्टेप में पूरी दुनिया के सारे समाधान समाये हुए हैं। तो दूसरा चीज तो ये जिसमें पलायन का समाधान हो, पर्यावरण संतुलन का समाधान हो, पौष्टिक आहार का समाधान हो, किसान की समृद्धि का समाधान हो, गांव की समृद्धि का समाधान हो, देश की क्या कहते हैं इसको, खाद्यान्न सुरक्षा का समाधान हो, माने विश्व माने पानी का भी समाधान हो, हवा का संतुलन का भी समाधान हो, सारे समाधानों को देने वाली खेती। क्योंकि किसानी के अलावा, खेती के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता है। तो 2 चीजें ये हो गई, एक हिस्ट्री हो, एक खेती का ऐसा तरीका हो जहां विभिन्न प्रकार की खादें बनाई जाती हों, पशु पाले जाते हों। विभिन्न पशु क्यों पाले जाने हैं? बकरी की खाद में मिनरल अधिक होता है, मुर्गी के खाद में कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होता है, गाय के खाद में माइक्रोब्स है और इसमें भैंस के खाद में कार्बन है और हमारे खेत को सब कुछ चाहिए। और वो विभिन्न तरीके भी वहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है ना? इस तरह से हम इस तरह की खेती हो। और तीसरी एक चीज हो, आज की तारीख में हम पॉलिटिक्स से कैसे डील कर रहे हैं उसका भी वहां पर लाइव हो। बच्चों से चिट्ठियां लिखवाते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो कि तुम्हारे कानून की यह धारा हमारे गांव को और हमारे परिवारों को और हमारी खेती को इस तरह से तोड़ रही है, लिखो, उसका जवाब आने दो। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो उस कानून का अध्ययन करो, उस कानून की 1975 में यह कानून आया था, उसका समाज में यह प्रभाव पड़ा। 1900 ये मनरेगा कानून आया, उसका हमारे कृषि समाज में यह प्रभाव पड़ा। पीडीएस प्रणाली का हमारे समाज में यह प्रभाव है। तो कानूनों का सीधे क्या प्रभाव पड़ता है उन सब का लाइव डेमो होना चाहिए। ये केवल हम इससे हम सहमत नहीं हैं कि केवल उसको आइसोलेट करके और हम किसानी और हमने इतने टमाटर पैदा कर लिए, उतने बैंगन पैदा कर लिए, इस तरह की लौकी पैदा कर ली और हमारे 1.5 करोड़ हो गए, ये हम सहमत नहीं है। जब परिवर्तन नहीं है तो काहे का वो बिना पैदा किए किसी के पास करोड़ रुपया आ गया है तो फिर वही ना करे। करोड़े के लिए अगर तुम्हें खेती करनी है तो ये 3 चीजें हों तब जाके यूनिवर्सिटी का पूरा स्वरूप आएगा, जो परिवर्तन का बायस बनेगी, वैश्विक परिवर्तन का बायस बनेगी वो। और वहां पर रिसर्च हो, हमारे यहाँ रिसर्च है। हमने एक किताब लिखी है किसानों का पत्र संसद के नाम। हमने एक किताब लिखी है व्हाट फार्मर्स रियली नीड। हम सबके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं विश्व स्तर में, और जब तक विश्व स्तर में इंटरेक्शन नहीं रहते हैं तो हमारा व्यवस्था मानव होने का प्रमाण क्या हुआ? हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हम अपने आप को ऐसा बनाए हुए हैं कि हमारे ऊपर इन कानूनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम स्वावलंबी रहेंगे, हम आत्मनिर्भर रहेंगे, लेकिन हम किसी से अपनी तुलना करके उसकी तरह का कपड़ा, उसकी की तरह का मकान, या हमारे सारे मकान कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं। तो इस तरह से तीनों चीजें हों तो माने एक कल्चर का माने ह्यूमन हिस्ट्री हो जिसको कल्चरली हम बता सकें कि क्यों होली मनाई जा रही है, होली मनाने के पीछे का रहस्य क्या है, बीजोत्सव क्यों मनाते हैं, दीपावली में कब से मना रही है, इसका हिस्टोरिकल जोड़ना है हमें, ताकि हम बता सकें कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है भारत नहीं है सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता विश्व की पुरानी सभ्यता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये सब
बातों का काम कर रहे हैं जी। तो ये बस मेरी हम बात हो गई। फार्म वर्सिटीज जो भी हम खड़ी करें या जो चल रही हैं, उसमें इन 3 चीजों को समाहित करना, ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस बात को। ये नहीं कि सिर्फ खाद के बारे में बताना और सिर्फ बीजों के बारे में बताना, लेकिन पूरी सभ्यता के बारे में, ताकि ये एक वॉइस बन सके, एक वापस अपनी गरिमा प्रतिष्ठा जो है ले सकें। बहुत खूब, धन्यवाद प्रेम जी। बहुत जी थैंक अच्छा यू। रहा आपके साथ बात करके, और बड़ी इच्छा है आपसे साक्षात मिलने की, आपके पास आके थोड़ा समय बिताने की। तो आशा है जल्दी आइए, स्वागत है कभी भी। मौका मिलेगा। धन्यवाद। Okay, thank you. Thank you. थैंक यू। हाँ।